हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। any two massive particles will attract each other. In the universe, as you all know, there are large number of particles, but जो भी दो पार्टिकल जिनके पास मास होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अट्रैक्ट करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से है? उनके मास की वजह से। और इसी को हम फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अब यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लो जिनके पास मास है वो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, ये हमारा ये लॉ कहता है। तो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to square of distance between them। तो ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई दो पार्टिकल्स हैं, हमने माना ये पार्टिकल A है, ये B। कोई जरूरी नहीं है उनकी कोई शेप साइज कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए एक स्फेरिकल शेप बनाई है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। किसी भी शेप का कितने ही साइज का हो सकता है। तो हमने माना हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल्स हैं हैविंग मास m1 एंड m2। आप इनका मास सेम ले सकते हो, डिफरेंट ले सकते हो, एक का बहुत कम, एक का बहुत ज्यादा, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है कि शेप सेम फिक्स होगी या साइज, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे पास दो मासिव पार्टिकल्स होने चाहिए और हमने उनका मास मान लिया m1 एंड m2। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ये कितने डिस्टेंस पे हैं? दूर r पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहता है? जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या कहता है? जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैंने माना जिसको हमने रिप्रेजेंट करेंगे f से, वो क्या होगा? यहां लिख देती हूँ। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मास का m1 m2। और किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों के बीच होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के, मींस जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। मतलब जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना फोर्स कम होता जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट F is directly proportional to m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी मैथ्स में, नहीं पढ़ी तो आप क्या ही, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये हमारा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वहां पे कांस्टेंट आ जाते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करके कांस्टेंट लेके इक्वल टू लेके आऊं तो क्या आ जाएगा? F इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आ गया आपका? G। G क्या है? आगे हमने लिखा m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये क्या है? F क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है। m1 क्या है? मास ऑफ बॉडी A, मास ऑफ अनदर बॉडी या B। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल्स। और G क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आप कह सकते
ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास जी है इसकी वैल्यू क्या रहती है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। ये शेप, साइज, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट। सो हमने क्या लगा दिया इसके आगे, यूनिवर्सल लगा दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आगे, तो क्या बन गया, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वेयर। तो ये लो क्या कहता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी भी दो मैसिव पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जहां पे हमारा जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम रहेगी, और इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, जी की वैल्यू जो हम लिखते हैं, जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। क्या बोला, 6.67 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये बताती हूं कहां पे आया, जस्ट वेट। तो स्टूडेंट ग्रेविटेशन लॉ हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। क्या क्या देता है, फर्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। स्टूडेंट एक्चुअली में क्या है, कोई भी दो मासी पार्टिकल्स, जैसे ये थे हमारे ए एंड बी, ये क्या कर रहा है, बी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ एक फोर्स है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी चीज जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना दूसरा लगाता है। तो ये क्या करेगा, मान लो इसने इसको 10 न्यूटन से अट्रैक्ट किया, दोनों मैसिव है 10 न्यूटन से फोर्स से, ये भी इसको क्या करेगा 10 न्यूटन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाएगा। मींस दोनों जो फोर्स लगा रहे एक दूसरे पे, क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड से, अगर 5 से फोर्स लगा रहे, ये 5 लगा रहा तो ये भी 5, बट डायरेक्शन अपोजिट। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर मान लो हम दो मार्कर रखे हैं यहाँ पे, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स हमने निकाला 5, अगर यहाँ पे मैं और कुछ ले आऊं, डस्टर भी ले आऊं, चाहे यहीं पे ले आऊं, इसकी पोजीशन यहां रख लो इन दोनों के बीच में, यहां रख दूं, यहां रख दूं, मतलब इसकी पोजीशन में कहीं पे भी रख दूं, तो ग्रेविटेशन को क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी के, वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज बट बिकम एप्रिशिएबल इन केस ऑफ मैसिव बॉडी लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर रुक के बताऊंगी, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पास पास, इतने पास मार्कर हैं तो तभी एक दूसरे के क्या करेंगे, फोर्स ऑब्जर्व कर पाएंगे, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इवन आप सुनते होंगे मून और अर्थ के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ एंड स्टार्स के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में, सबके इनके क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये क्या है, ये नहीं है कि 1 मीटर में 2 मीटर में वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद नहीं करेगा, बट इट इज अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। एक्चुअली में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करेगा, ये एक्ट करेगा जो लाइन इन दोनों बॉडीज, ये दोनों बॉडीज हैं, इनको क्या है,
मिलाते हैं, जो लाइन ज्वाइन करते हैं, इट एक्ट्स अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉडी। दो लाइन को हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो उन दोनों इंटरेक्टिंग बॉडीज के सेंटर से लाई करेगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये ग्रेविटी ऐसे कैसे लाई करते हैं ग्रेविटेशन इसकी तरफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डायरेक्शन अपोजिट दोनों की। ऐसा नहीं है कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से, ये यहां कर दिया एक्ट, ये यहां कर दिया, नहीं। जब इन दोनों को अगर हम सेंटर से जोड़ते हैं तो एक लाइन बनती है स्टूडेंट्स। तो उस लाइन, जैसे अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनी, एक लाइन बनी। मान लो मैंने ये डॉटेड एक लाइन बना दी, तो क्या करेगा, सेंटर ऑफ टू इंटरेक्ट, इस लाइन के अलोंग क्या करेगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। जो दो बॉडीज को जोड़ने के लिए उनके सेंटर से हम लाइन से जोड़ते हैं, उसी लाइन के अलोंग आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, मीन्स सेंटर पे लाई करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम इस पॉइंट के एक बार बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज। एक्चुअल में होता क्या है, अब आप कहोगे मैम जो हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटी, इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, दोनों मैसिव बॉडीज हैं, मास है दोनों के पास, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, अट्रैक्ट करनी चाहिए। बट हमें तो मूव करते हुए नहीं दिखाई दे रही। एक्चुअली मैं खड़ी हूं और अगर कोई स्टूडेंट भी खड़ा है तो आप कहोगे मैम दोनों में मास है, दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, बट हमें कोई भी मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। या आपके घर में फ्रिज रखा है, टीवी रखा है, रेफ्रिजरेटर एंड टीवी, वो भी दोनों मास है, बट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए आपको नहीं दिखते। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, यहां से इसका रीजन मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज बट एप्रिशिएबल इन केस ऑफ मैसिव बॉडीज। देखते हैं हम कैसे। एक्चुअली में होगा क्या, ये अगर कोई एक बॉल है, दूसरी बॉल है जो टेबल पे रखी हुई है, तो क्या है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम इनके अंदर निकालते हैं, तो मैंने एक बार जस्ट एग्जांपल ले लिया, ये बॉल 1 kg की है और ये बॉल भी 1 kg की है। आई एम ओनली टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये बहुत ज्यादा है, 1 kg की तो है भी नहीं बॉल। तो आपका क्या फॉर्मूला है, जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 m2, और मैंने दोनों मासेस को क्या माना है, 1 kg। आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 लिया है, और मैंने इनके बीच में डिस्टेंस भी मान लिया 1 मीटर। तो क्या आ गया, r²। ये आगे अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखो ये कितना कम फोर्स है, एज यू सी कितना 10⁻⁻11, इतना कम फोर्स लग रहा है। तो ये क्या है, हमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए मूव होती, कम फोर्स से कोई ज्यादा फर्क इनके ऊपर नहीं पड़ रहा। बट अगर मैं बहुत ही भारी, मतलब जिनका मास ज्यादा हो, वैसे बॉडीज लूं, तो इस केस में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स साफ दिखाई देगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम मून और अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं, मून एंड अर्थ। तो उस केस में भी अगर मुझे निकालना हो ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना आ जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 mass of moon and mass of earth. I am taking mass of earth is 5.96 into 10⁻24 and mass of moon is 7.36 into 10⁻22 अपॉन में r² इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 80 इंटू 10⁻8², जो सोल्व करने के बाद कितना आ जाता है, ये 2 इंटू 10⁻20
न्यूटन। तो इससे हमें पता चला जब आपकी बॉडी हैवी बॉडी है, जैसे हमने अर्थ एंड मून का एग्जांपल लिया, तो उस केस में क्या है 2 × 10⁻20 न्यूटन, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें पता चलता है, जबकि यहाँ पे जो आप मास ले रहे हो बहुत ही कम है डे टू डे लाइफ में, तो उसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या है ऑब्जर्व नहीं हो पाता आपको, जबकि हेवनली बॉडीज के केस में आप इसको आराम से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टूडेंट्स क्या है आपका फॉर्मूला, F = G m1m2/r²। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड कि इसकी यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशन। तो क्या लिख सकते हैं हम, G क्या हो जाएगा F × r², ये नीचे आ जाएगा m1 × m2। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स की फोर्स की क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर², मास दोनों किस में होंगे केजी में, तो क्या हो जाएगा kg²। सो ये क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर²/kg²। ये क्या होगी आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम और बात करते हैं। तो आपका जो जी है, अगर हम क्या करें, दो ऑब्जेक्ट लेने, दोनों का मास क्या ले लिया मैंने 1 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा 1² / 1 × 1, इट इज G = F। So we can say that universal gravitational constant is numerically equal to magnitude of force of attraction when two bodies having mass 1 kg each are separated by a distance of 1 meter। कोई भी दो बॉडीज जिनका मास 1 kg है और वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, तो उस टाइम आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा, हमें क्या क्यों नहीं दिखाई देता कि मेरी तरफ फ्रीज कभी आ रहा है, मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूं मुझे, क्योंकि हम दोनों का मास क्या है बहुत ही कम है। तो आप वैल्यू पुट भी करोगे तो आप देखोगे कितना आ रहा है फोर्स, सम वैल्यू × 10⁻20 15 क्या है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। कहां ज्यादा होता है, जितनी हेवनली हैवी बॉडी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्टली वी वांट टू नो व्हाट इज ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ के बीच में और या किसी और बॉडी के बीच में, वो और बॉडी कुछ भी हो सकती है, मैं हो गई, कोई स्टैंड हो गया, मार्कर हो गया, वन क्या है, एक बॉडी अर्थ है और दूसरी अदर बॉडी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को हमने नाम दिया है ग्रेविटी। नेक्स्ट, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी। अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, आपको पता है जब भी हम कोई चीज नीचे गिरती है, ऐसे ऊपर करते हो नीचे आती है, क्यों आती है नीचे, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, सबको ये चीज पता है, अपनी तरफ उसको खींचता है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मान लेते हैं कि ये क्या है, अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने मान लिया अर्थ की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया। जब अर्थ की सरफेस पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो इनके बीच
जो फोर्स होगा किसके कारण, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना होगा, लेट अस फाइंड। तो हमने मान लिया कि अर्थ का मास क्या है, m है, और जो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा उसका नाम स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, और रेडियस डिस्टेंस बिटवीन देम एक तरह से रेडियस ही हो जाएगा, r² ले लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यही होगा, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन में r²। एज यू ऑल नो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ इज 5.96 इंटू 10⁻24 kg। एंड मास जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, कोई भी कंसीडर किया है, वो 1 kg का माना है, एंड इट इज रेडियस। तो हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास F कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन। मीन्स अर्थ जब 1 kg मास के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, वो 9.8 न्यूटन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहता है, अगर मान लो कोई भी एक हाई टावर है या बिल्डिंग है, कुछ भी है, अगर इसके ऊपर से हम कोई बॉल क्या कर रहे, थ्रो कर रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, वो बॉल कहाँ आएगी, नीचे आएगी। कहाँ आएगी बॉल, नीचे की तरफ आएगी। अब ये बॉल नीचे की तरफ क्यों आ रही है, आपको पता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अर्थ है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से लग रहा है, इस बॉल पे लग रहा है। तो इस बॉल पे अर्थ की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको जो ये फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, हमने माना फ्री फॉल हो रहा है, मीन्स इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट माना कि ऊपर से फॉल हो रहा है, विच इज फ्री फॉल। मीन्स फ्री फॉल में क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, डेट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और कोई भी फोर्स इसके ऊपर, या कह लो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, उसकी वजह से बॉडी नीचे आ रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कह रहे हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो अभी आप क्या देखते हो, साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने देखा कि जब ये बॉडी पर्टिकुलर हाइट से नीचे आई, उन्होंने देखना चाहे कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आपको पता है वेलोसिटी में चेंज देखने के लिए हम क्या चीज देखनी पड़ती, दो चीजें, फर्स्टली इट्स मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड डायरेक्शन। तो उन्होंने देखा जैसे ही बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स क्या है, जैसे जैसे बॉल आपकी नीचे ग्राउंड की तरफ आती जा रही है, वहां पे उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। और जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। मीन्स ये क्या है, जो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी जो एक्सेलरेशन आ रही है बॉडी में, जो प्रोड्यूस हुई है बॉल में, किसके कारण हुई है, एज यू ऑल नो, किसके कारण हुई है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। जो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रही है, किसके कारण प्रोड्यूस हुई है, वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो इसलिए इस एक्सेलरेशन को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया, और हमने इसको क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, तो हमने इसको क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
जिस रेट से वेलोसिटी किसी फ्री फॉलिंग बॉडी की इंक्रीज होगी उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये चीज जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब कुछ और बातें हुई कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी है, या फिर हम कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। क्या है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से। और इसका जो सिंबल है ये क्या है, एक तरह से एक्सेलरेशन, ये फर्क क्या है, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। इसकी जो यूनिट होगी, सॉरी सिंबल जी, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर कहा कि जब भी कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, जो वेलोसिटी है, कोई कहता सेम होगी, कोई कहता डिफरेंट होगी। तो स्टूडेंट्स गैलीलियो ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टावर के ऊपर चढ़ा, उसने 2 स्टोन लिए और उसने स्टोन एक साथ फोल्ड किए। तो उसने देखा तो दोनों स्टोन जो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक हो रहे हैं सेम टाइम पे हो रहे हैं। तो उसने कहा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, फ्री फॉलिंग बॉडी की बात कर रही हूं, ऐसा नहीं कि आगे फ्री फॉलिंग बॉडी ना, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए एक्सेप्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट के। मीन्स आप चाहे एक लीफ को और एक स्टोन को डालो, दोनों क्या है सेम, उससे नीचे सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। तो उसने कहा ये मास की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब हम बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल इसी के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल पढ़ने से पहले हम फ्री फॉलिंग बॉडी के बारे में देख लें। अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज ए बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। स्टूडेंट मान लो कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है जिसका रेडियस r है, मास कैपिटल M है। तो इसके ऊपर हमारे सरफेस पे कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है हैविंग मास स्मॉल m। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा ऑब्जेक्ट को, वो कितना होगा, F इक्वल टू जी m अपॉन में r²। अब आपको पता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सिंपल फोर्स कह लो या ग्रेविटी, तो क्या करता है, वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये आपका न्यूटन सेकंड में बता चुका है। एज यू ऑल नो F इक्वल टू ma, यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी है, मैं g लिख लेती हूँ। तो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, F अपॉन में m। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ऑफ मास m इज गिवन बाय g इक्वल टू F अपॉन में m। फोर्स कितना था, ये अपॉन में m से m कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ, g इक्वल टू gm अपॉन में r²। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपकी फिक्स नहीं है, प्लेनेट टू प्लेनेट ये क्या करती है, आपकी वेरी करेगी। अर्थ तो एक हो जगह अलग है, ये क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि सेम रहेगा। मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे हमने मास ऑफ अर्थ लिया है, या फिर हम कहते हैं कोई प्लेनेट, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ और प्लेनेट। तो हमने क्या देखा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ और प्लेनेट और रेडियस ऑफ अर्थ और प्लेनेट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ और प्लेनेट कह लो, रेडियस ऑफ अर्थ या प्लेनेट पे। मीन्स अगर एक प्लेनेट से हम दूसरे पे जा रहे हैं तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट के मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर कोई एलिफेंट हो ऑब्जेक्ट या एक पेन ले लो, दोनों ही केसेस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी वो सेम होगी, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कुछ है, अगर मैं मून पे जाती हूँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस, क्योंकि मून का क्या है, मास अलग है, रेडियस अलग। अगर मैं जुपिटर पे जाऊंगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि वहां पे मास क्या है जुपिटर का, ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ और रेडियस भी। अब अर्थ पे बात करूं, अगर मैं अर्थ सरफेस से थोड़ी सी हाइट पे चली जाऊं या थोड़ी सी नीचे आ जाऊं सरफेस से, दोनों ही केसेस में आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 0। नेक्स्ट अगर हम पोल्स और इक्वेटर की बात करें तो आपकी जो जी होती है पोल्स इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। स्टूडेंट्स हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे थे, तो हम आपने न्यूटन्स की 3 इक्वेशन पढ़ी हुई हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हीं 3 इक्वेशंस की बात करें तो हमने क्या देखा है कि वो किसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब किसी बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी क्या आती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, और हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो एक स्पेशल केस हमने क्या नाम दे दिया इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हम फ्री फॉल बॉडी का केस कंसिडर करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जी। हम सारी बात करेंगे वन डायमेंशन मोशन की। तो हम जब किसी बॉडी को डाउनवर्ड आ रही है आपकी बॉडी कोई भी किसी हाइट से, तो वहां पे क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्रोड्यूस हो रही वेलोसिटी इंक्रीज, तो हमने क्या ले दिया वहां पे प्लस जी, जब कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रही हूं तो ऊपर की तरफ जब बॉडी जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ, मतलब रिटार्डेशन। तो इस केस में मैं एक ही जगह क्या लिखती हूं, माइनस जी। वन डायमेंशनल मोशन में मैं हाइट की बात कर रही हूं तो मैं एच की जगह क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, एच लिख सकती हूँ। तो अगर मैं केस कंसिडर करूं कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियली कुछ भी वेलोसिटी, आई डोंट नो, मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहां से माना, और वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, फ्री फॉल, तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। नेक्स्ट h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वेयर। थर्ड v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। स्टूडेंट्स लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपकी जो बॉडी है क्या है, मैंने ऊपर से फेंकी, बॉल मेरे हाथ में थी, और वी कैन से इनिशियली इट इज एट रेस्ट। तो इनिशियली अगर रेस्ट पे थी तो u क्या हो जाएगा, 0। तो आपके इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, v इक्वल टू u 0 हो गया, v इक्वल टू जी टी, और h इक्वल टू ये 0 हाफ जी टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। अगर मैं अपोजिट केस लेती हूं कि बॉडी को अपवर्ड फेंक रही हूं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब रिटार्डेशन, उस केस में हम क्या लेते हैं, माइनस जी। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, v इक्वल टू u माइनस जी टी, और h इक्वल टू यू टी माइनस आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या याद रखा, जब ऊपर से किसी बॉडी को हम फेंक रहे हैं, अगर वो रेस्ट पे है तो हम क्या लेते हैं, u इक्वल टू 0। या फिर हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे, और वी कैन से फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इज 0। ओके स्टूडेंट्स,
Today we will discuss some important topic like gravitational force of attraction, जो क्या कहता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जिनके पास मास होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने बात की ग्रेविटी क्या होता है, जो फोर्स अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g इक्वल टू और स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन में r स्क्वायर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।